डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, मैं आपको एडजेक्टिव क्लास पढ़ा रहा था जिसमें मैंने आपको हु, हुम, व्हिच, दैट और एज का प्रयोग बताया, लेकिन इसमें एक ऐसा कंजक्शन है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अगर वो पढ़ लेंगे आप और मिक्स सेंटेंसेस को बनाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आपको सामना करना पड़ेगा इसको, लेकिन आप सरल भाषा में अच्छे ढंग से समझते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए चलते हैं आज सिर्फ एक ही कंजक्शन पर, लेकिन एक कंजक्शन उसको सिर्फ मत समझिए, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है अगर आप सही से नहीं पढ़ते हैं तो गाइस देखिए, हुज मतलब जिसका, जिसकी, जिसके या जिनका, जिनकी, जिस भी आ सकता है, लेकिन इसमें मेन है कि आप इसका नियम जाने। इसकी हिंदी से कोई तात्पर्य नहीं होता, कुछ खास मतलब नहीं पड़ता है। आप इसकी हिंदी जाने, इसकी नियम को जाने ज्यादा अच्छा है। यह जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर अधिकार प्रकट करता है उसे भी इसके ठीक बाद में लिखा जाता है। मतलब जिसका किताब, जिसकी कलम, जिसकी घड़ी, तो ये चीजें साथ में लिखी जानी चाहिए, ठीक है। और ये दोनों जिस शब्द को प्रभावित करते हैं उसे एंटेसिडेंट माना जाता है, तो एंटेसिडेंट पहले होता है और रिलेटिव प्रोनाउन बाद में होता है। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पे, ज्यादा समय खर्च ना करते हुए एग्जाम्पल पे आते हैं। वह कवि जिनकी कविताएं मैं रोज पढ़ता हूं वह जॉन मिल्टन है। तो जॉन मिल्टन कौन है? मतलब यहां पे ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है एक्चुअली ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। बारीकी को समझिए। वह कवि जिनकी कविताएं मैं रोज पढ़ता हूं जॉन मिल्टन है। तो जॉन मिल्टन कौन है? वह कवि जिनकी कविताएं मैं रोज पढ़ता हूं, यह सब्जेक्ट है। तो गाइस अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि जिनकी, जिसका, जिसकी, जिसके लिए आया है उसके ठीक बगल में वो चीज जो लिखा हुआ है वो साथ में लिखेंगे। और ये दोनों जिसके लिए आया है वो एंटेसिडेंट है, तो ये आया है वह कवि के लिए। तो गाइस एक चीज आप जान लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटेसिडेंट में सिर्फ द लगता है, वह या वह की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। सिर्फ हमने क्या करना है, यहां पे लिखना है द पोएट, ये हमने ये करना है, ठीक है। तो द पोएट, अब जिनकी कविताएं, जिनकी की अंग्रेजी होता है हुज, और कविताएं यहां पे देख सकते हैं पोएम्स, यहां इसके साथ में लिखा जाएगा द पोएट हुज पोएम्स, यानी जिसकी, जिनकी कविताएं। अब मैं रोज पढ़ता हूं, इसको आप बना लीजिए प्रेजेंट फिर टेंस से। पढ़ता है कौन? मैं, आई। पढ़ता है यानी पढ़ना की अंग्रेजी रीड होता है, उसमें यस या यस जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये आई के साथ नहीं जुड़ता है। अब रोज की अंग्रेजी यहां पे हम लिख देंगे डेली, और यहां पे कामा लगा देंगे। यहां पे एक्चुअली कामा नहीं लिखेगा। द पोएट हुज पोएम्स आई रीड डेली। अब वह जॉन मिल्टन है, वह यहाँ पे फेक सब्जेक्ट है, इसको लिखा नहीं जाएगा, सीधा हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, इज, और यहाँ पर लिख देंगे जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध जो है कवि हैं, इनको आप जानते होंगे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखने वाले। तो ये सेंटेंस हुए कवि जिनके कविताएं मैं रोज पढ़ता हूँ वह जॉन मिल्टन है। द पोएट हुज पोएम्स आई रीड डेली इज जॉन मिल्टन। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन को बनाएंगे। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। वह व्यक्ति जिसकी उम्र, यहां पे सॉरी मैं थोड़ा सा उम्र लिखना भूल गया, यहां पे गाइस लिखा है उम्र, ठीक है, यहां पे लिखा है उम्र। इसको मैं ब्लैक से लिख दूं, या चलिए अगर आप दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। वह व्यक्ति जिसकी उम्र 30 वर्ष हो जाती है वह एक नौकरी पाने की इच्छा करता है। तो कौन नौकरी पाने की इच्छा करता है? एक्चुअली वह नहीं, नौकरी पाने की इच्छा करता है वह व्यक्ति जिसकी उम्र 30 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो ये जिसकी किसके लिए आया है? उम्र के लिए आया है गाइज, यानी जिसकी आया है उम्र के लिए, वो तो साथ में लिखा जाएगा हुज एज। और ये किसके लिए आया है? वह व्यक्ति के लिए आया है, तो ये एंटेसिडेंट है। एंटेसिडेंट में हमने केवल द लगाना होता है, द मैन, या पर्सन लिख सकते हैं। मैन ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि व्यक्ति में स्त्रियां भी आ सकती हैं। वैसे व्यक्ति की अंग्रेजी पर्सन होता है, द पर्सन। अब जिसकी उम्र यानी हुज एज, हुज उम्र की अंग्रेजी यहां पे हो जाएगा एज, यानी द पर्सन हुज एज अब 30 वर्ष हो जाती है। हो जाती है यानी होना की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ इज लगा देंगे, इज 30 वर्ष यानी 30 ईयर्स, 30 ईयर्स।
द पर्सन हुज एज इज 30 ईयर्स, यानी 30 वर्ष हो जाती है। चूंकि इसमें क्रिया नहीं है इसलिए हमने केवल इज लगाना है, वो नहीं लिखना है। एक तरह से ये भी बन सकता है द पर्सन हु इज 30 ईयर्स ओल्ड, इस तरह भी लिखे तो हम हु लगाएंगे, तब फिर हम हुज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब एक ये सेंटेंस बनाएंगे, एक नौकरी पाने की इच्छा करता है, तो पहले क्रिया लिखेंगे, इच्छा करता है कौन, तो ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये फेक सब्जेक्ट है, इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इच्छा करता है यानी विश, और उसमें जुड़ जाएगा एस, क्योंकि एंटेसडेंट के अनुसार ही क्रिया और सहक्रिया होती है। तो एंटेसडेंट सिंगुलर है तो यहाँ पे एस थोड़ा जुड़ जाएगा। अब इच्छा किस चीज़ की करता है, पाने की, यानी ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में टू लगा देंगे, टू गेट। जिस क्रिया में ना नी ने जुड़ा होता है वो इन्फिनेटिव होता है, उसमें टू लगा देते हैं, टू गेट। क्या पाने की इच्छा करता है, एक नौकरी यानी ए जॉब। तो गाइस ये सेंटेंस बना द पर्सन हुज एज इज 30 ईयर्स विशेस टू गेट ए जॉब। बहुत अच्छी तरह से आप ट्रांसलेशन बना सकते हो, लेकिन एक चीज़ इसमें आपको ये नोट करना है, ये ध्यान रखना है कि इसमें कभी कभी जिस और का की के अलग अलग रहता है, तो उसको आपको पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि जिस शब्द हर कंजक्शन के साथ आता है, हु के साथ, व्हिच के साथ, दैट के साथ, हुम के साथ, हुज के साथ, लेकिन आपको पहचानना होता है कि वो किसी पर अधिकार अगर प्रकट कर रहा है, जिसका जिसके जिसके, तो फिर आपको हुज लिखना है, अन्यथा हु या हुम या हुज दैट लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं जिस देश के नागरिक शिक्षित और सभ्य होते हैं। तो शिक्षित और सभ्य कौन होते हैं, जिस देश के नागरिक। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से समझिए इसको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सभ्य होते कौन, जिस देश के नागरिक। तो यहाँ पर जो है, जो के शब्द आया है वो जिस का पार्ट है, यानी जिसके नागरिक। यहाँ पे जिसका, जिसकी, जिसके हमने बताया था, जिसके नागरिक। तो जिसके नागरिक, ये नागरिक के लिए आया है तो साथ में लिखा जाएगा हुज सिटीजन्स। और फिर ये दोनों किसके लिए आया है, देश के लिए आया है, तो एक्चुअली एंटेसडेंट है। और पहले ये देख लेते हैं कि पूरा एडजेक्टिव क्लास किस रूप में आया है। वह दिन प्रतिदिन तरक्की करता है, कौन दिन प्रतिदिन तरक्की करता है, वह नहीं, दिन प्रतिदिन तरक्की करता है जिस देश के नागरिक शिक्षित और सभ्य होते हैं, यही सब्जेक्ट है। तो इसको जब आप बनाओगे तो पहले गाइज जिसके नागरिक, ये तो साथ में लिखा जाएगा हुज सिटीजन्स, और नागरिक देश जो है यहाँ पे लिखा जाएगा द कंट्री, द कंट्री। अब जिसके नागरिक, तो जिसके की अंग्रेजी हुज और नागरिक यानी सिटीजन्स। मीनिंग याद होना जरूरी है, अंग्रेजी में मीनिंग नहीं याद है तो बेकार है। अब यहाँ लिखा है शिक्षित और सभ्य होते हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो ये जमार से बनेगा। सभ्य होते हैं यानी आर लग जाएगा। जब किसी वाक्य में गाइस क्रिया ना हो तो हमेशा ये जमार से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आर। अब शिक्षित और सभ्य, शिक्षित की अंग्रेजी होता है एजुकेटेड, एजुकेटेड यानी एजुकेटेड शिक्षित, और सभ्य की अंग्रेजी होता है सिविलाइज्ड। यहां पे हमने लिख दिया सिविलाइज्ड। तो ये इतना क्लास बन गया, द कंट्री हुज सिटीजन्स आर एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड। अब दिन प्रतिदिन तरक्की करता है कौन, वह नहीं, यही पूरा यही जो है सब्जेक्ट बन गया। अब पहले क्रिया लिख देंगे, तरक्की करता है यानी प्रोग्रेस। तो उसमें गाइस हम जोड़ देंगे ईएस। क्यों जोड़ देंगे, प्रोग्रेसेस, क्योंकि यहाँ पे एंटेसडेंट एक वचन है तो क्रिया में एस अथवा ईएस जुड़ जाएगा। तो लास्ट में जब डबल एस आता है तो ईएस जुड़ जाता है। प्रोग्रेसेस यानी तरक्की करता है, दिन प्रतिदिन की अंग्रेजी होता है डे बाई डे। तो ये बड़ा सेंटेंस देख के आप घबराइए मत, बस नेम जानिए, टेंस जानिए, मीनिंग जानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकते है। यू कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश इफ यू नो ऑल द रूल्स बेल। द कंट्री हुज सिटीजन्स आर एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड प्रोग्रेसेस डे बाई डे। अब ये सेंटेंस देखिए, जिस आदमी का थैला तुमने छीना है उसे मैं जानता हूं। कभी कभी पूरा जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है गाइज, वो पूरा कभी कभी ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, तब दूसरे वाले वाक्य में आपको सब्जेक्ट मिलता है। यानी जिस आदमी का थैला तुमने छीना है उसे मैं जानता हूं। कौन जानता है, मैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लिखा जाएगा, फिर क्रिया लिखा जाएगा जानता हूं, फिर किसको जानता हूं, उसे फेक है, ये फालतू में आया है, इसको नहीं लिखेंगे। एक्चुअली मैं जानता हूं किसको, जिस आदमी का थैला तुमने छीना है। तो यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि जिसका थैला, ये एक्चुअली यहाँ पे अधिकार प्रकट कर रहा है जिसका थैला, और यहाँ पे आदमी का है, ये एंटेसडेंट है। तो पहले एंटेसडेंट यानी पूर्व वृत्तांत को लिखेंगे द मैन,
द मैन। लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया गाइज, कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ गई। एक्चुअली मैंने आपको ये बताया कि जब सब्जेक्ट यहाँ पे ये है आई, तो ये सब्जेक्ट पहले लिखा जाना चाहिए। यानी मैं जानता हूँ, किसको जानता हूँ? जिस आदमी का थैला तुमने छीना है। तो पहले ये लिखेंगे आई, यहाँ पे आई लिखेंगे आई। जानना की अंग्रेजी होता है नो, आई नो, मैं जानता हूँ। अब किसको जानता हूँ उसे फालतू में लिखा है। जिस आदमी का थैला तुमने छीना है, तो इसमें जिसका थैला तो हुज बैग साथ में लिखा जाएगा और आदमी को पहले यानी एंटेस्टेंट को लिखेंगे द मैन। आई नो द मैन, अब जिसका थैला यानी हुज बैग, हुज बैग। अब तुमने छीना है, इसको बना दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। छीना है किसने? तुमने। यू हैव। छीनना की अंग्रेजी होता है स्नैच, उसमें हम लगा देंगे ईडी यानी थर्ड फॉर्म। तो गाइज ये बहुत अच्छा सेंटेंस बन गया, आई नो द मैन हुज बैग यू हैव स्नैच। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को एडजेक्टिव क्लॉज को बना सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं, ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, तो मैं आपको एक नंबर देना चाहता हूँ। ये मेरे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का नंबर है, इस पे आप आ जाइए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी इसमें आपको मिलेंगी। और आप जो भी चाहे पूछ सकते हैं, या इंग्लिश में आप बातचीत करना चाहते हैं तो चैट कर सकते हैं, उसमें आप लोग जुड़ जाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मेरा नंबर है 9918 यानी 334326। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है जिस पर व्हाट्सएप बिजनेस चलता है। अगर इस नंबर पर आप जुड़ जाते हैं गाइस, तो आपको इंग्लिश चैटिंग कर सकते हैं, आप मुझसे भी कर सकते हैं, जो और लड़के हैं उनसे कर सकते हैं, और या कुछ भी आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो यहाँ से आप मुझे चैट करके बता सकते हैं, मैं फिर से बताऊंगा। तो ये नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप वीडियो में मेरे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इस नंबर को नोट करके इस पर व्हाट्सएप लिखकर हाय लिखकर भेज दीजिए, या कुछ लिखकर भेज दीजिए, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। तो क्या यह वही गांव है जिसके लोग असत्कारी हैं? तो अगर ये जिसके बाद में आ गया, जिसके लोग यानी बीच में आ गया, तो हम इसको लाइन से बना देंगे, क्या यह वही गांव है। तो क्या शब्द आगे आ गया तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे कर देनी है। यह के साथ इज आगे हो जाएगा, इज दिस। अब वही गांव द ब्लेज। एंटेस्टेंट से पहले हम केवल द लगाते हैं और कुछ खास नहीं। इज दिस द ब्लेज। अब जिसके लोग तो यहाँ पे लिखेंगे हुज, और ये अधिकार प्रकट कर रहा है तो इसको लिखेंगे यहीं पे साथ में पीपल। इज दिस द ब्लेज हुज पीपल। अब असत्कारी हैं, कौन असत्कारी हैं? जो लोग, जिसके लोग यही सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर लग जाएगा क्योंकि प्लूरल नंबर है। अब असत्कारी की अंग्रेजी होता है इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है असत्कारी, यानी जो मेहमान नवाजी ना करते हो। तो ये सेंटेंस बना, क्या यह वही गांव है जिसके लोग असत्कारी हैं? इज दिस द ब्लेज whose people are inhospitable। तो गाइस एडजेक्टिव क्लॉज में एक और वीडियो के बाद आप एडजेक्टिव क्लॉज किताब से या बुक से या कहीं से भी आप आराम से बना सकते हो। और जो मैंने आपको नंबर दिया है यहाँ पे, उस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके आप मुझसे चेक करवा सकते हो, या कुछ भी दोबारा पूछ सकते हो। वो नंबर आपके लिए आप बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस पर कॉल रिसीव नहीं होगी, केवल व्हाट्सएप होगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस वीडियो में पूरी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज खत्म हो जाएगा। तो इंतजार करिए मेरे दूसरे वीडियो का। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।